तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, याओ जिग्जियो जहाँ पर भी ये पहले जाती थी और उस बैरियर को तोड़ नहीं पा रही थी, तो इसके दिमाग में एक ही बंदा आता है, वांग ली। अब आगे, क्योंकि इसका मानना ये था कि एंशियंट डेमन सिटी में इसके अलावा दो और कल्टीवेटर हैं जो कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पे हैं, बट वो अर्ली स्टेज में है। और वांगलिंग को इसने सामने से भी देखा था कि उसने डेमन जनरल के 7 पंचेस को काउंटर कर दिया था। अब याओ जिक्सियो क्योंकि ये अचानक से प्रकट हुई थी, तो इसके शरीर पे कोई कपड़ा नहीं था। ये तुरंत ही कपड़े पहनती है और फिलहाल विचार करने लगती है। समय बीतता है और वांगलिंग लगातार कल्टीवेट कर रहा था। इसके बॉडी में जो डेमन क्रिस्टल था अब वो 1000 रैंक के आसपास पहुंच चुका था, क्योंकि 500 डेमन सोल्जर और रेजिमेंट लीडर सन के जितने भी डेमन क्रिस्टल्स थे वो इन्हें अब्जॉर्ब कर चुका था। और एक दिन की बात है, ये कल्टीवेट कर रहा था, तभी अचानक से अपनी आंखें खुलता है और से एक आवाज़ सुनने को मिलती है कि फेलो कल्टीवेटर वांग, आज रात में एंशियंट माउंटेन पे मुझसे मिलो, याओ जिक्जियो। वांगलिंग सुनता है, फिर से अपने कल्टीवेशन में लग जाता है। फिलहाल रात का समय होता है और याओ जिक्जियो उस पहाड़ी पर वेट करती है, पर वांगलिंग आता ही नहीं है। अब इसे आता है काफ़ी गुस्सा और ये सीधा वांगलिंग के आर्मी कैंप की तरफ चढ़ाई कर देती है। अब वैसे भी ये पावरफुल थी, तो बाकी सोल्जर्स को तो आराम से ट्रेस पास कर जाती है। वांगलिंग के कैंप के करीब थी और तभी 13 बोलता है कि रुक जाओ वहाँ पे। अब इसे देखकर भी याओजिक ज्यू और तेजी से मूव करती है। अब 13 को आता है गुस्सा और ये एक पंच मारता है और याओजिक ज्यू अब इस पगोड़ा में एंटर करने वाली थी, क्योंकि 13 के पंच का इस पर क्या ही प्रभाव पड़ेगा। फिलहाल जो भी सोल्जर्स इसकी तरफ बढ़ रहे थे सभी को ये लुक देती है कि मेरे कुछ प्राइवेट अफेयर्स हैं, तो मुझे रोको मत। अब पगोड़ा के अंदर ये एंटर करती है। वांगलिंग अभी भी कल्टीवेट कर रहा था और वांगलिंग फाइनली बोलता है कि कल्टीवेटर याओ, आपका जो टेम्पर है काफ़ी बुरा है। अब याओ जिग्जू भी कहती है कि मेरा गुस्सा आपके हॉटीनेस से कम ही है। दरवाज़ा खोल के एंटर करती है और वांगलिंग भी कहता है क्योंकि तुम मेरे जगह पे आई हो और अगर मेरे फ़ायदे की चीज़ नहीं हुई तो फिर मुझे ब्लेम मत करना, क्योंकि वांगलिंग इस समय क्रिटिकल मोमेंट पे था, यानी अब ये ब्रेक थ्रू के बहुत करीब था। अब जिग्जियो इससे पूछती है कि तुम माउंटेन पर क्यों नहीं है। वांगलिंग बोलता है मैं क्यों आऊँ, काम तुम्हारा है। जिग्जियो दिमाग लगाती है और बोलती है सॉरी मेरी गलती है। और फिलहाल इनकी बात अब शुरू होती है, पर बात करने से पहले ये पूरे एरिया को ब्लड कलर्ड लाइट से घेर देती है ताकि इनका जो बात है कहीं फैले ना। और अब ये बताती है कि एक रेस्ट्रिक्शन है जिसे मैं तोड़ नहीं पा रही हूँ, अगर आप मेरी मदद कर दो तो मैं आपको बहुत रिवॉर्ड दूंगी। वांगलिंग इनसे माफ़ी मांगता है कि यार मैं खुद अभी बिजी हूँ, और जिग्जियो को पता था कि वांगलिंग ऐसे तो मानेगा नहीं। और अब ये बोलती है कि आप सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड फेज़ में हो और आपको लेट फेज़ पे पहुंचना होगा, तो सेलेस्टियल जेड बहुत ज़्यादा चाहिए और आपको एसेंडेंट लेवल में तो और ज़्यादा चाहिए। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, मतलब आपको जितना क्रिस्टल लगेगा सेलेस्टियल जेड मैं प्रोवाइड करा दूंगी। वांगलिंग की आंखों में एक चमक आता है। ये भी सोचता है कि अगर मेरे पास सेलेस्टियल जेड होते तो कब का मैं सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट फेज़ में पहुंच चुका होता। बट वांगलिंग के प्लान भी अलग थे कि डेमोनिक ऑरा तो ये एब्जॉर्ब कर ही रहा है, तो सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट फेज़ में ये पहुंचने ही वाला था। वांगलिंग सोचता है और पूछता है फिर कि रेस्ट्रिक्शन कैसा है। अब ये बताती है कि मुझे भी नाम तो नहीं पता, लेकिन जब वो एक्टिवेट होता है तो चक्के के समान घूम रहा होता है और टोटल 18 सील है उसके ऊपर। मैं 11 तक तो पहुंच जाती हूँ, बट उसके आगे नहीं बढ़ पाती हूँ। लेकिन ये रेस्ट्रिक्शन इतना पावरफुल है कि अगर हम तोड़ दिए तो जिंदा है, नहीं तो मर जाएंगे। मैं 4 बार फेल हो चुकी हूँ, इसलिए 4 बार ये मर चुकी थी, लेकिन इसके पास ब्लड सोल पील था, इसलिए ये बच जाती है। अब वांगलिंग लोकेशन पूछता है रेस्ट्रिक्शन का, तो ये बोलती पहले आप मानोगे तब मैं बताऊंगी। मेरे पास एक ट्रेजर है जिसके थ्रू हम वहाँ पर एंटर कर सकते हैं। वांगलिंग अपना दिमाग लगाता है कि इसका मकसद क्या है वहाँ जाने का, और ये बोलता है कि मुझे 4 महीने कम से कम चाहिए। अब जिग्जियो भी सोचने लगती है कि ये बंदा दिमाग लगा रहा है, 4 महीने इसलिए बोल रहा है कि मैं अपने रिवॉर्ड को बढ़ाऊँ, तब ये मानेगा। अब ये फाइनली बोलती भी है कि तुम्हें और क्या चाहिए, सेलेस्टियल जेड, ट्रेजर, स्पेल, क्या चाहिए। वांगलिंग कहते हैं मुझे ट्रेजर्स वगैरह नहीं चाहिए, सेलेस्टियल जेड और बढ़ा दो। अब ये बोलती है कि मेरे फादर का ब्लड केव है जहाँ पर बहुत सारे सेलेस्टियल जेड हैं, मैं तुम्हें टोकन दे दूंगी और जब हम इस डेमन स्पिरिट लैंड से बाहर निकलेंगे तो तुम जाके ले लेना, जितना चाहिए उतना। वांगलिंग फिर भी कहता है लेकिन मुझे सोचना पड़ेगा। अब जिग्जियो पूछती है कितना टाइम चाहिए। वांगलिंग बोलता है 3 महीने। अब जिग्जियो जाने लगती है और वांगलिंग बोलता है कि मैं बाहर तक छोड़ने भी नहीं आऊँगा। जाते जाते ये फिर रुक जाती है और एक मोम का पिल निकालती है और कहती है ये मैं तुम्हें दूंगी अगर तुम मेरे साथ 3 दिन के अंदर चलोगे, नहीं तो फिर जाने दो। वांगलिंग उस पेल को देखता है जो कि अलग ही ऑरा फील करा रही थी, और उसका ऑरा याओजिक जियो के ब्रीदिंग और हार्ट बीट से मानो मैच कर रहा था। और ये पूछता है कि ये क्या चीज़ है। अब जिग्जियो भी कहती है कि तुम्हें इसके बारे में नहीं पता।
अच्छा, अच्छा, तुम अभी नए आए हो। इसे ब्लड सोल पिल कहते हैं, जो कि मेरे पिताजी बस, यानी ब्लड एंसेस्टर ही बना सकते हैं। और ये बताती है, इसे डेवोर नहीं करना पड़ता है, इसमें तुम अपना ओरिजिन सोल का हिस्सा छोड़ देते हो। तो अगर तुम मरोगे भी एक साइड में, तो इस पिल की मदद से फिर से जिंदा हो जाओगे। अब वांगलिंग को ये पिल देती है, क्योंकि वांगलिंग भी इस पिल को देखना चाहता था। लेकिन ये जो पिल था, ये गलत वाला था। मतलब ब्लड सोल पिल नहीं था। और इसके अलावा, और इसके पिताजी के अलावा, कोई बोल भी नहीं सकता था कि ये गलत है, क्योंकि दिखता सेम था। बस इसमें कुछ इम्प्योरिटीज थी। वांगलिंग जैसे इस पिल को टच करता है, पिल के अंदर ये अपना हार्ट बीट फील कर सकता था। फिलहाल ये इससे कहता है कि मुझे सेलेस्टियल जेड दे दो। याओ जिग्जियो भी तुरंत ही इसे अच्छे खासे सेलेस्टियल जेड देती है कि तुम्हारे लिए सोल ट्रांसफॉर्मेशन में पहुंचने के लिए काफ़ी है, बाकी मैं बाद में दूंगी। और इनका समय तय हो जाता है कि 3 दिन के बाद एंसेंट माउंटेन पर रात के समय। अब ये लड़की चली जाती है और वांगलिंग सोचते हैं कि इसको सेलेस्टियल जेड से फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये पिल, ये काफ़ी अलग है। और वांगलिंग बोलते हैं कि कुछ तो बात है। ये लड़की पिल को भी इतना केयरफ्री होके दे दी, मतलब कुछ गड़बड़ होगा। और फिलहाल वांगलिंग काओ यीडाओ को निकालता है, जैसे ये सुजाकू प्लेनेट से लेकर आया था, अगर आपको याद हो तो, घोस्ट सेक्ट के अंदर से। क्योंकि ये बंदा टियान्युन प्लेनेट का ही है। अब वांगलिंग इससे ब्लड एंसेस्टर के बारे में पूछता है, ब्लड पिल के बारे में पूछता है, और ये हर एक चीज़ बताता है। वांगलिंग को लगता है, यार तुम्हारा पोजीशन भी हाई नहीं है, तुम्हें ये सब चीज़ें कैसे पता है। अब ये बताता है कि जो ब्लड सोल पिल है, वो पूरे टियान्युन प्लेनेट पे बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये वांगलिंग को बोलते हैं कि आप इस पे अपना ब्लड का ड्रॉप डालिए, अगर इसका प्योरिटी, यानी ये फेक है या ओरिजिनल, चेक करना है तो। बट ये मेथड सभी जानते थे। और वांगलिंग जैसे डालता है, एक ब्लू ब्लड को देखा जा सकता था। और काओ योडाओ कहता है कि ये सच में ब्लड पिल ही है। पर वांगलिंग कहता है, अगर ये मेथड सबको पता है तो ब्लड एंसेस्टर ने कुछ तो गणित लगाया होगा। और वांगलिंग भी कहता है कि इसका मेथड बस ब्लड एंसेस्टर और उसके बेटी को पता है कि ये फेक है या ओरिजिनल। और वांगलिंग दिमाग लगा लेता है कि ये पिल फेक है। ये इसे फोड़ने वाला था, फिर इसके दिमाग में आइडिया आता है कि इसे रख लेता हूँ और इस लड़की से बदला लूंगा। और वांगलिंग की यही खासियत इसे इतने सालों में जिंदा रखे हुए है कि ये दिमाग बहुत लगाता है, प्लान पहले कर लेता है, बैकअप प्लान भी रहता है, रूथलेस भी है, और संकोच नहीं करता है। जैसे जायोयान लौंडियों के मामले में पिघल जाता है, बट ये भी वैसा भी नहीं करता, ये उन्हें भी मार देता है। और कमेंट में बता सकते हो कि तुमने जितने कैरेक्टर्स देखे हैं, सबसे इंटेलिजेंट तुम्हें कौन लगा। मेरा तो भाई वांगलिंग है। और सबसे रूथलेस भी मैं बोल सकता हूँ लिंगडोंग है, मतलब इसके आसपास ही होगा। बट शायद वांगलिंग उस मामले में भी बहुत खतरनाक है। हालांकि वांगलिंग उतना टैलेंटेड नहीं था, लेकिन इसका दिमाग वो अलग लेवल पे था। इधर वांगलिंग फिलहाल कल्टीवेशन में लग जाता है, क्योंकि अब इसके पास सेलेस्टियल जेड्स थे और इन्हें काफ़ी तेज़ी से ये absorb कर रहा था। और इन्हें ये फ्यूज़ नहीं करता है, अपनी बॉडी में एक जगह इकट्ठा कर रहा था, जैसे कि डेमन क्रिस्टल को करता है। इधर समय बीतता है और 3 दिन निकल चुके थे। याओ जिग्जियो अपनी जगह पे खड़ी थी और सोच रही थी, या क्या वो फिर से नहीं आएगा। पर तभी वांग लिंग यहाँ पर प्रकट होता है। अब याओ जिग्जियो यहाँ पर कुछ स्टैचूज निकालती, जो कि बहुत छोटे छोटे थे। साथ में ये अपने एसेंस ब्लड को यूज करती और एक फॉर्मेशन ये बना चुकी थी। वांगलिंग इससे देखता है और कहता है, क्या ये फॉर्मेशन तुम्हारे फादर ने बनाया। या हाँ, मैं सर हिलाती। और फिलहाल वो कंपास निकाल लेती है, जिसके मदद से ये लोग वहाँ पर टेलीपोर्ट करेंगे। और इस समय ये जो पर्पल डेमन था, यानी वो चंद्रमा का कलर पर्पल टाइप हो जाता था, वो इस समय एक्टिवेट हो चुका था, ताकि इनके फ्लक्चुएशन को भी कोई फील नहीं कर पाएगा। और ये बोलती है, जब हम वापस लौटेंगे तो मैं तुम्हें सेलेस्टियल जेट्स बाकी दे दूंगी, और ब्लड टोकन भी, ताकि तुम्हें जितना सेलेस्टियल जेट चाहिए तुम आके ले सको। और ब्लड सोल पिल को यूज़ करने का सही तरीका भी मैं तुम्हें बता दूंगी। इधर मून का जो पर्पल लाइट था वो एकदम चमकने लगता है, और इसी समय ये दोनों टेलीपोर्ट कर जाते हैं। और जहाँ पर ये प्रकट होते हैं, इन्हें एक आगे में रास्ता देखने को मिलता है। और फिलहाल एक प्लेटफॉर्म पे ये बैठ जाते हैं, क्योंकि याओ जिग्जियो यहाँ पर पहले भी आ चुकी थी। तो वांगलिंग को बोलती कि फिलहाल यहाँ पर कल्टीवेट करो और अपने डोमेन पावर को कॉम्प्रीहेंड करो। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा बीस्ट देखने को मिलता है, जो कि इवन 2C गॉड की मेमोरीज में भी नहीं थी। इसे समझ में आता है ये जगह किसी ने बनाया है और बहुत पावरफुल होगा, क्योंकि जो रास्ता था उस बीस्ट की बॉडी से बना था। और वांगलिंग सोचता है कि मुझे इस जगह के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, और ये लड़की बताएगी नहीं, तो कोई ना कोई तरीका तो लगाना ही पड़ेगा। अब जैसे अपने डोमेन को एक्टिवेट करने वाला था, इसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि ऐसा कहा जाता है कि ये सेलेस्टियल एम्परर ने बनाया था, तो कहीं ये जगह भी उन्होंने ही तो नहीं बनाया था। फिलहाल ये बोलता है छोड़ो, और अपने डोमेन और अपने माइंड बॉडी को कंसंट्रेट करने लगता है। इसका जो लेफ्ट हैंड था वो डेथ था, राइट हैंड जो था वो लाइफ था, और बीच में एक रिवर ऑफ इटर्निटी फ्लो कर रहा था। लेकिन ये चौकन्ना था कि अगर जिग्जियो बीच में कुछ करती है तो ये तैयार था। अब ये दोनों कल्टीवेट कर रहे थे और इनके आसपास एक मिस्टीरियस पावर इकट्ठा होने लगता है।
जिगजियो फाइनली अपनी आंखें खोलती है और इसकी आंखें गोल्डन कलर की हो चुकी थी। मानो याओ जिगजियो का पावर पहले से काफी बढ़ चुका था और इसे लगता है कि इस लोकेशन से इस लड़की का कोई कनेक्शन है। और फिर से वही मिस्टीरियस पावर एक बार फिर से प्रकट होता है और वांगलिंग को लगता है कि मानो ये एक मिस्टीरियस वर्ल्ड में पहुंच चुका है। मानो ये सपने देख रहा हो। ऐसे कुछ लड़के और लड़कियों की आवाज भी सुनाई देती है। ये ध्यान से सुनने की कोशिश करता है पर इसे कुछ समझ में नहीं आता है। और धीरे धीरे ये मिस्टीरियस स्टेट भी गायब होने लगता है। पर तभी इसे एक आवाज सुनाई देती है कि मेरा नाम किंग लिन है। और ये आवाज भी गायब हो जाता है। वांगलिंग अपनी आंखें खोलता है मानो एक सपने से ये जाग चुका था। और क्योंकि इस मौके का फायदा वांगलिंग ने उठा लिया था लाइफ सील को यूज करके। और जब ये अपनी आंखें खोलता है इसकी आंखों में वॉयलेंट गोल्डन लाइट को चमकते हुए देखा जा सकता था। और जिगजियो का चेहरा अगली हो जाता है कि यार एक ही बार में इसने सिक्स स्ट्रोक सिंबल कैसे हासिल कर लिया। और वांगलिंग भी जिगजियो की तरफ देखता है। इसके भी आंखों में सिंबल्स थे लेकिन अब वांगलिंग का उससे ज़्यादा पावरफुल था। और अब ये लड़की बताती अब ये सिंबल है तुम्हारे पास तो तुम इस रास्ते पे चल सकते हो तो चलो चलते हैं। पर वांगलिंग सोच रहा था यार ये गोल्डन सिंबल क्या है और इसकी मदद से है क्यों हम इस रास्ते पे चल सकते हैं। फिलहाल ये दोनों आगे बढ़ते हैं और मानो रास्ते का कोई अंत ही ना हो। कई दिन बीत जाते हैं और इस रास्ते के आगे में एक प्लेटफॉर्म इन्हें दिखता है। और उस प्लेटफॉर्म पर एक 30 फीट का स्टैचू था। बेसिकली ह्यूमन का था जिसके कान बहुत बड़े थे हाथें बहुत बड़ी बड़ी थी। और अब ये लड़की बताती कि ये पहला सील है। अब एक सील में भी कई लेयर्स होते हैं तो ये बोलती है कि पहला लेयर मैं तोड़ूंगी दूसरा तुम तोड़ना। वांगलिंग मान जाता है। अब ये लड़की हवा में उड़ती है प्लेटफॉर्म पे प्रकट होती है और एक जेड पेपर निकालती है जिसमें इसका ब्लड रेड कलर मिक्स था। और बोलती है सील। अब उस टोकन में से या जेड में से एक ब्लड कलर लाइट निकलता है और इस स्टैचू की तरफ बढ़ता है। और जो स्टैचू था वांगलिंग साहब के हिसाब से इसका पावर सोल ट्रांसफॉर्मेशन के अर्ली स्टेज में तो होगा। और जिगजियो ने स्टैचू को सील कर दिया था। और वांगलिंग दिमाग लगा था इस लड़की के पास जो ब्लड जेड था इसके फादर ने रिफाइन किया होगा। अब वांगलिंग अगले रास्ते पे बढ़ता है यानी ड्रैगन पाथ पहला स्टैचू को पार करके। पर जाते जाते स्टैचू को ये पलट के देखता है। अब क्योंकि इसकी आंखें गोल्डन कलर की थी तो मानो वो जो सील लगाया था जिगजियो ने उसे भी भेद के ये देख पा रहा था कि स्टैचू के ऊपर कुछ सिंबल्स चमक रहे थे। बेसिकली वो इसके जैसा ही था जैसा इसकी आंखों में चमक रहा था। बट एक ही स्ट्रोक था। फिर से ये लाइफ सील को डीएक्टिवेट कर देता है। अब जैसे जिगजियो के पास 3 स्ट्रोक सिंबल था और वांगलिंग के पास फिलहाल 6 स्ट्रोक सिंबल था और स्टैचू के पास भी 1 स्ट्रोक सिंबल था। पर इन सिंबल्स को अब ये समझने लगा था याद करने लगा था। और वांगलिंग दिमाग लगा था कि इस लड़की को मार के फायदा नहीं है क्योंकि इसने ब्लड सोल पील को यूज़ किया होगा तो ये रिवाइव तो हो जाएगी। 7 दिन बीतते हैं और दूसरे प्लेटफॉर्म पर अब ये पहुंच चुके थे। अब ये जो स्टैचू था इसमें एक और आंख थी तीसरी आंख जो कि आधी खुली थी। जिगजियो वांगलिंग की तरफ देखती कि भाई अब तुम्हारी बारी है। वांगलिंग प्लेटफॉर्म पे प्रकट होता है लाइफ सील को एक्टिवेट करता है और वो स्टैचू तुरंत ही जाग जाती है और वांगलिंग पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगती है। और वांगलिंग यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शंस बनाता है पर ये स्टैचू उस रेस्ट्रिक्शन को जैसे कांच को फोड़ा जाता है वैसे फोड़ देता है। वांगलिंग के अंदर एक इंटरेस्ट जागता है। हालांकि इसने जो ये रेस्ट्रिक्शंस बनाया था ये बहुत सिंपल था। अब वांगलिंग रेस्ट्रिक्शन फ्लैग को निकालता है जो कि 1000 वाले सेट थे यानी 999 वाले। और इनकी मदद से यानी रेस्ट्रिक्शन फ्लैग की मदद से स्टैचू के आसपास ये वॉल बनाने लगता है। और वांगलिंग का मकसद कैसा था कि स्टैचू को समझना ये फंक्शन कैसे करता है नहीं तो कब का ये किसी न किसी ट्रेजर से इसे 1 या 2 अटैक में निपटा सकता था। और फिलहाल अब ये दिमाग लगाता है रेस्ट्रिक्शन के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाता है और इसे सील कर देता है। और साथ में ये जो स्टैचू का तीसरा अंक था इसमें ये देखता है जिसमें इसको 2 स्ट्रोक्स देखने को मिलते हैं। रेस्ट्रिक्शंस में इसने अपने इसेंस ब्लड को यूज़ किया था तो अब इस स्टैचू के लिए इसे तोड़ना बहुत मुश्किल था। फिलहाल इसके दिमाग में कुछ तो आता है और फर्स्ट स्ट्रोक कैसे था और सबकॉन्शियसली मतलब दिमाग में ही फर्स्ट स्ट्रोक को ये बना लेता है। फिर सेकंड स्ट्रोक को अभी इसने देखा था उसे भी बना लेता है। सेकंड जो सिंबल था यानी सेकंड स्ट्रोक वाला जो कि ये दूसरे स्टैचू से मिला था क्योंकि स्टैचू को इसने फोड़ दिया था तो वो निकल के भाग रहा था। पर जब ये फर्स्ट स्ट्रोक बनाता है तो उसके साथ ये सेकंड स्ट्रोक आकर के फ्यूज हो जाता है। इधर वांगली एक और स्ट्रोक बनाता है और ये 3 स्ट्रोक अब बना चुका था जैसा कि याओ जिगजियो की आंखों में इसने देखा था। और ये सब इतना फास्ट होता है कि याओ जिगजियो भी चौंक जाती है और जो स्ट्रोक्स थे इनके अंदर से मानो एक ऑरा निकल रही हो। जिगजियो ने भी ट्राई किया था इन सिंबल्स को बनाने का मतलब जब ये कई बार आ चुकी है बट इसे समझ में नहीं आया था। और स्टैचू को इसने कभी डिस्ट्रॉय किया ही नहीं था तो गोल्डन सिंबल इसे मिला नहीं था। और वांगलिंग को यह समझ में आता कि इसे फोर्थ स्ट्रोक भी बनाना पड़ेगा नहीं तो ये सिंबल कुछ समय के बाद इसकी बॉडी से निकल जाएंगे। वांगलिंग फोर्थ स्ट्रोक बनाने का ट्राई करता है पर यह कामयाब नहीं होता तो इसे सीधा जिगजियो की तरफ बढ़ा देता है। जिगजियो पीछे हटती है और बहुत सारे ब्लड जेट्स को यूज करती है
ताकि इन गोल्डन लाइट्स को काउंटर कर पाए। और ये सिंबल्स इतने पावरफुल थे कि जिग्जियो को बहुत सारे सेलेस्टियल जेड भी यूज़ करना पड़ता है, जो कि शायद ये 100 सालों तक यूज़ नहीं कर पाते। और गुस्से में कहती वांगलिंग, और वांगलिंग की तरफ बढ़ने लगती। वांगलिंग भी सेलेस्टियल स्वॉर्ड को निकाल लेता है और बोलता है कि यार ये गोल्डन सिंबल अचानक से प्रकट हुआ था, तो मैंने तुम्हारी तरफ जानबूझ के नहीं भेजा था। हाँ, अगर तुम्हें फाइट करना है तो मैं तैयार हूँ। अब जिग्जियो भी सोचती ये आ ही चुका है यहाँ पर, और मैंने वैसे भी इसे ब्लड पिल गलत वाला ही दिया है, और अगर हम पूरे सील्स नहीं तोड़ पाए तो मैं तो बच के निकल जाऊंगी, पर इसका क्या होगा। और वांगलिंग इधर ये सोचता है कि यार 3 स्ट्रोक सिंबल इतना पावरफुल है तो आगे वाले कितने होंगे। 18 लेयर्स है, मतलब 18 सिंबल्स बनेंगे। कहीं ये सेलेस्टियल स्पेल तो नहीं है। 7 दिन बीतते हैं और तीसरे प्लेटफॉर्म पर ये पहुंच चुके थे, और इस बार जिग्जियो की बारी थी। और ये भी दिमाग लगाती, हर बार ये क्या करती थी, सील कर देती थी, क्योंकि इसके फादर ने ऐसे टेक्निक्स दिया था। लेकिन इस बार ये फाइट करने के लिए जाती है, और ये बैटल अगरबत्ती जलने के बराबर के समय में ये ख़त्म कर देती है। लेकिन इसमें से कोई गोल्डन सिंबल निकल के बाहर नहीं आता है, स्टैचू को ये फोड़ चुकी थी। अब वांगलिंग दिमाग लगाता है कहीं स्टैचू के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस है, मतलब ये जो भी स्टैचूज आप देख रहे हो, इसके अंदर कुछ सिंबल फ्यूज हैं। रेस्ट्रिक्शंस को बिना तोड़े आप उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते। इधर समय बीतता है और 1 महीने निकल जाते हैं। जिग्जियो उस दौरान स्टैचूज पर खुद अटैक करती थी कि वांगलिंग को वो गोल्डन सिंबल्स न मिले, और इसे एक चीज़ समझ में आता है कि ये कुछ गलत कर रही है, क्योंकि दोबारा भी जब ये फोड़ती है तो इसे कोई सिंबल मिलता नहीं है। और अब ये चाहती भी नहीं थे कि वांगलिंग को कोई सील, मतलब वो गोल्डन सिंबल मिले। तो फिलहाल आज के दिन 11 स्टैचूज को ये सील कर चुके थे, और 12वें स्टैचू की तरफ बढ़ने लगते हैं। और अब ये वांगलिंग से कहते हैं कि फेलो कल्टीवेटर वांग, ये 12वां सील बहुत टफ है, क्योंकि 11 तक तो मैं कई बार पहुंची हूँ, तो इसे हम दोनों को मिल करके तोड़ना पड़ेगा। वांगलिंग मान जाता है। अब ये जो प्लेटफॉर्म था जिस पर ये स्टैचू था, ये भी जितने प्लेटफॉर्म्स अब तक इन्हें मिले थे उसका आधा था। इस पर कोई स्टैचू था भी नहीं। एक बड़ा सा दरवाजा था, स्टोन डोर बोल सकते हो। दरवाजे पर कुछ कैरेक्टर्स बने हुए थे, और जैसे ही पहुंचते हैं वो दरवाजा खुल जाता है और वहां से ठंडी हवा का झोंका आता है। याओ जिग्जियो तुरंत ही अपने को ब्लडी कलर्ड लाइट से घेर लेती है। इधर वांगलिंग भी रेस्ट्रिक्शंस फ्लैग को एक्टिवेट कर देता है, और इसके आसपास फिर भी एक बर्फ का मनो लेयर बनने लगता है। सेम हाल जिग्जियो का भी था, बस इसके जहाँ पर ये खड़ी थी वहाँ बर्फ तो बन चुका था, पर वहाँ से फिर भी रेड लाइट बाहर निकल रही थी। अब धीरे धीरे वो ठंडी हवा का झोंका खत्म हो जाता है, और दरवाजे के पीछे से एक बंदा बाहर आता है, जो कि 30 सालों का होगा। सफ़ेद कपड़े इसने पहने थे, और मानो इसका मूवमेंट भी एक सेलेस्टियल के समान हो। और ये बोलता है बिना किसी टोकन के मास्टर की गुफा में कोई एंटर नहीं कर सकता। इधर जिग्जियो फाइनली ये जो इसके आसपास बर्फ जमा था इसे ब्रेक कर देती है, और मिडिल एज मैन अब जिग्जियो से कहता है कि तुम इसके पहले 3 बार आ चुकी हो, और ब्लड लॉर्ड के स्पेल की वजह से तुम अभी तक जिंदा हो, और मैं भी तुम्हारे ऊपर इजी गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इधर वांगलिंग भी अपने आप आसपास के बर्फ को फोड़ चुका था। इधर यह मिडिल एज मैन वांगलिंग की तरफ देख भी नहीं रहा था। अब जिग्जियो इधर इन्हें ग्रीट करती है कि सीनियर, आपको पता है कि मेरे एंसेस्टर कौन है, और इस जगह को छोड़ना मतलब वेस्ट होगा। क्यों ना मैं इसका फ़ायदा उठाऊं, क्यों ना आप मुझे जाने दो। अब ये बोलते हैं अगर तुम मेरे 3 अटैक्स को झेल गई मेरे तलवार से तो तुम जा सकती हो। तो क्या तुम दोनों साथ में ट्राई करना चाहोगे या अलग अलग। अब ये बोलती है कि हम शुरुआत के 2 तलवार, यानी पहला तलवार मैं लूंगी, दूसरा वांगलिंग, और आखिरी वाला मिल करके। अब ये बोलते हैं कि ठीक है, फिर पहले कौन आगे आएगा। जिग्जियो वांगलिंग की तरफ देखती है। वांगलिंग स्माइल करता है और कहता है कि जिग्जियो मुझे टाइम चाहिए। जिग्जियो पूछती है क्यों। अब ये बोलता है कि यहाँ पर 18 सेल्स नहीं है, मेरे हिसाब से 12 ही हैं, क्योंकि इस दरवाजे को पास करते ही गुफा है। अब जिग्जियो बोलती है कि फेलो कल्टीवेटर वांग, मैं कुछ चीज़ें आपको बताना भूल गई, कि जब हम इस जगह में एंटर करते हैं, गोल्डन मार्क हमें मिल गया तो हम ट्रायल दे सकते हैं, यानी कि इन सेल्स को तोड़ सकते हैं और गुफा में एंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम असफल हुए तो मरना तय है। वांगलिंग कहता है लेकिन आप तो नहीं मरोगे ना, आपके पास ब्लड सोल पिल है। मिडिल एज मैन को फर्क नहीं पड़ता है, ये इन दोनों की बात बस शांति से सुन रहे थे। अब जिग्जियो कहती है अगर तुमने मेरी मदद की और हम गुफा में पहुंच गए तो मैंने जो भी प्रॉमिस किया है मैं तुम्हें दे दूंगी। वांगलिंग कहता है ठीक है वो सब, लेकिन मुझे जानना है कि ये जगह क्या चीज़ है। जिग्जियो स्माइल करती है और बोलती है ये जगह किसी सेलेस्टियल ने बनाया है, और मेरे पिताजी को इस जगह के बारे में इन्फॉर्मेशन मिला था एक डेमन एम्परर से। यहाँ पे पहले बहुत सारे स्पेल्स थे, वो तो अब गायब हो चुके हैं, बट केव के अंदर आज तक कोई एंटर कर नहीं पाया। और ये जो अटैक करते हैं, मिनिमम तुम जब तक असेंडेंट लेवल पे नहीं हो तब तक उन्हें डॉज नहीं कर सकते। तो जो भी था मैं आपको बता चुकी हूँ। अब वांगलिंग कहता है यार मैं तो फिर सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड फेज में हूँ। जिग्जियो गुस्से में कहती है कि अगर हम गुफा में एंटर नहीं किए मैं तो बच जाऊंगी, तुम्हारा क्या होगा।
पर तभी मिडिल एज मैन कहते हैं कि नहीं, अगर इस बार तुमने एंटर नहीं किया तो तुम दोनों मारे जाओगे। वांगलिंग सोचता है और फिर फाइनली आगे आ जाता है। जिग्जियो के दिमाग में क्या चल रहा था कि अगर वांगलिंग पहले अटैक को डॉज भी कर लिया तो ये सीरियसली इंजर्ड हो जाएगा और इसके लिए कोई खतरा रहेगा भी नहीं, और इसके पास कुछ मेथड्स थे। तो 2 अटैक्स तो ये झेल जाएगी जो इसके फादर ने मेथड दिया है। तो केव स्पिरिट के अंदर ये जा पाएगी। और हर बार ऐसा ही होता था, ये 2 अटैक झेल जाती थी, तीसरे अटैक में मारी जाती थी। तो क्योंकि ब्लड सोल पिल यूज़ करती थी तो बाहर फिर से जिंदा हो जाती थी। इधर वांगलिंग आगे आता है, अपने इंडेक्स फिंगर पर डेमोनिक ऑरा को कंसंट्रेट करता है। और इधर वो सीनियर अपने गोल्डन लाइट अटैक को वांगलिंग की तरफ बढ़ा चुके थे। और अटैक इतना पावरफुल था कि वांगलिंग काफ़ी पीछे जाके गिरता है और खून की उल्टी करने लगता है। सीनियर भी कहते हैं तो फर्स्ट स्ट्राइक तुमने झेल लिया है, अब सेकंड स्ट्राइक की पारी है। और वांगलिंग को सीरियसली इंजर्ड देखकर जिग्जियो को लगता है कि ऐसा तो होने ही वाला था, और इस लड़की को फर्क भी नहीं पड़ता है कि इसे तो बस गुफा में एंटर करना है। तो दूसरे अटैक के लिए ये आगे आती है। इधर वांगलिंग इतना पीछे जाके गिरता है कि अपने डिवाइन सेंस से चेक भी करती है तो उसे ढूंढ नहीं पाती है। अब ये लड़की बहुत सारे ब्लड जेट्स को निकालती है और जो गोल्डन लाइट इसकी तरफ बढ़ रहा था यानी सेकंड अटैक, उसकी तरफ फेंक देती है। बट ये जो गोल्डन लाइट था एक गोल्डन ड्रैगन में बदल जाता है और ब्लड जेट्स जो भी थे उन्हें फोड़ते हुए इस लड़की के चेस्ट से आके टकराता है। और थोड़ा बहुत ब्लड तो इसके मुंह से भी आता है। 2-3 कदम बस ये पीछे जाती है। अब सीनियर कहते हैं कि दूसरा अटैक भी पूरा हो गया, अब बारी है तीसरे अटैक की। और तीसरे अटैक को ये बनाने लगते हैं और इस लड़की को मौका भी नहीं देते, मतलब कि प्रिपरेशन करे। ये जानती थी कि ये सीरियसली इंजर्ड होगी पर बच तो जाएगी। और मन ही मन खुश थी कि गुफा तो मेरा हुआ। ये कुछ हैंड सील्स बनाने लगती है और गोल्डन लाइट को काउंटर करने के लिए एसेंस ब्लड को भी यूज़ करती है। और इस बार इसने जो टेक्निक यूज़ किया था, एक फॉर्मेशन बना देती है, ब्लडी फॉर्मेशन, जो कि इस अटैक को काउंटर करने लगता है। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और फिर हम मिलेंगे 1 अप्रैल को। तो तब तक मज़े करो।